तो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं हमारा सेमी कंडक्टर्स। नाउ व्हाट आर सेमी कंडक्टर्स, ये अपने को पता है। तीन चीजों को कंपेयर करने वाले, देखो एक बार शॉर्ट में, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और फिर मेन चैप्टर की जो हेडिंग है सेमी कंडक्टर्स। तो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं, अब हम सॉलिड के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं, लिक्विड का स्टडी नहीं कर रहे, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं। We are going to study electrical conductivity through solids। तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू सॉलिड्स, सॉलिड के बारे में देख रहे हैं। और ये चैप्टर में मेन पूरा सेमीकंडक्टर के बारे में है, जस्ट इंट्रोडक्शन है, इसीलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। चैप्टर का हेडिंग हुई है सेमीकंडक्टर। अभी मैं थोड़ा सा इन तीनों के बेसिक डिफरेंस के बारे में देखेंगे, एक वीडियो समझो उसके इसमें चलेगा। तो हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है, पर किसके थ्रू? थ्रू सॉलिड्स ओनली। तो इंसुलेटर, सॉरी पहले लेते कंडक्टर्स। नंबर वन, कंडक्टर्स में एग्जांपल है मेटल्स। ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर्स, पर उसमें गुड कंडक्टर है सिल्वर, सबसे बेस्ट, फिर कॉपर, फिर गोल्ड एंड सो ऑन। एल्यूमिनियम भी मेटल में आता है, बट इतना गुड कंडक्टर नहीं है, वो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने समझाया था कि यहाँ पे चार्ज कैरियर, कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कंडक्टर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी कंडक्टर के बारे में देख रहे हैं, बाद में मिटा देंगे उसको। सो कंडक्टर के एग्जांपल्स हैं मेटल्स, सभी मेटल्स ऑलमोस्ट, पर कुछ मेटल बहुत ज्यादा गुड कंडक्टर्स है, कुछ मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम है, इट इज लेस कंडक्टर एज कंपेयर टू सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा। वो क्यों है वो भी एक बार शॉर्ट में बता दूंगा। बिकॉज जो सिल्वर है या कॉपर है, दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम जो है उसमें सिल्वर और कॉपर से कम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी एल्यूमिनियम की बाकी मटेरियल से कम है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर, जनरली अपन ऐसा बोलते हैं, और उसमें भी कंडक्टिविटी डिपेंड करेंगी, डिपेंड कैसे करेंगी? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो उतना ही गुड कंडक्टर रहेगा, ठीक है। तो यहां चार्ज कैरियर्स कौन है? चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, ये याद रखना। तो कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना। कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें भी ये वैरी करेंगे। सिल्वर बेस्ट है, कॉपर बेस्ट है, इसीलिए हम लोग घर में कॉपर की वायरिंग यूज करते, सिल्वर की वायरिंग यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बहुत महंगा है। सेकंड नंबर जो है कॉपर, गुड कंडक्टर, वो ले लेते। एल्यूमिनियम हम लोग यूज नहीं करते, एल्यूमिनियम वगैरह की वायर, क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी कम है। क्यों कम है? बिकॉज दे कंटेन somewhat less number of free electrons as compared to silver and copper and gold। तो याद रखना, ठीक है। तो देखिए कि कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर्स की, वो काय पे डिपेंड करेगी? एक तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कंडक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी 11th वाले चैप्टर में बताया था। एक बार इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर हटाई देते हैं, ठीक है। तो पहला कि कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर्स की, वो डिपेंड करेगी एक तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना ही बेस्ट कंडक्टर है। सेकंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, दो बताए थे, एक मेटल्स के लिए या कंडक्टर्स के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए, दोनों बता देते एक बार। यहां रहता
PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और यहां रहता NTC निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये देखना आप लोगों ने 11th में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया है, और अल्फा का फॉर्मूला निकाला था हम लोगों ने। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का शॉर्ट फॉर्म है RT माइनस R0 अपॉन R0 इनटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T, ऐसा करते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है वहां पे। तो ये है अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो मेटल्स में या हम बोलेंगे कंडक्टर्स में एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा मतलब फाइनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो अल्फा का आंसर आएगा पॉजिटिव, अल्फा का आंसर पॉजिटिव। बट सेमीकंडक्टर में ये समझाया था, अब अपन उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ऐसा क्यों होता। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था कि टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा। आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी 11th का देखना, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स नाम है, अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक तो है ही, उसमें देख लो, या अभी 11th में इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स के वीडियोस भी हैं, उसमें भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो वो आप लोगों ने देखना। NTC निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट सेमीकंडक्टर के लिए, अल्फा की वैल्यू निगेटिव। तो यहाँ पे कैसा होगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ये अब मैं ये चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता। तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ है, मतलब पहले रेजिस्टेंस ज्यादा था अब कम है, मतलब अल्फा की वैल्यू आएगी निगेटिव। और मेटल्स के लिए बोलो या कंडक्टर्स के लिए, ये तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज, ये ऐसे, और यहां टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, तो अभी तो सिंगल कंडक्टर के बारे में बता रहा, फिर इंसुलेटर के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा, और फिर हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर। फिर पूरे चैप्टर में हम सेमीकंडक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं थ्रू सॉलिड। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने लिया है कंडक्टर। कंडक्टर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोलते हैं, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में अच्छे से हुआ है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड नहीं है, उसको थोड़ी भी एनर्जी मिलेगी तो वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वैलेंस ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री, and it can move anywhere inside the conductor, so that electron is called free electron. जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन उतना ही अच्छा कंडक्टर। तो सिल्वर कॉपर हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, so they are considered to be best conductor. एल्यूमिनियम भी मेटल में आता, but it is not as good as silver and copper because it contain less number of free electrons. And second is temperature पे, टेम्परेचर का ये याद रखो कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का हम लोग पहले इतना तो बता ही चुका हूं, पर अब इसको डिटेल में देखेंगे। इसको मैंने समझा दिया था कि क्यों टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होता। फिर से बोला, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक में देख लेना, नहीं तो 11th के बच्चों के लिए वीडियो मैंने YouTube पे डाली है, वो भी वीडियो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको PTC और NTC मिल जाएगा। ये वहां मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, ये फॉर्मूला डिराइव किया है हम लोगों ने, तो ये अब इस चैप्टर में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, यानी कंडक्टिविटी भी काय पे डिपेंड करेंगी, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ा मतलब कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। देखो, तो याद रखो कंडक्टर में अप्रोक्सीमेटली रहते 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स भी बोल सकते हैं पर मीटर क्यूब। हर मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आप लोगों को, 10⁻28। ये जनरलाइज लिखा है, रफ है, सिल्वर में हो सकता है उसके आसपास हो, कॉपर में भी उसके आसपास हो, एल्यूमिनियम में इससे थोड़े कम होंगे, गोल्ड में और थोड़े भी कम हो सकते हैं, एल्यूमिनियम में और ज्यादा कम होंगे। तो ये रफ एक लिखा है मैंने, कितने रहेंगे अप्रोक्सीमेटली 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर बाय 1 मीटर, ऐसा एक बॉक्स का कंसीडर करो कंडक्टर का। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आप लोगों को फ्री, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो याद रखना जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लार्ज रहेंगे उतना ही अच्छा कंडक्टर। सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ये भी बोल सकते हैं थर्ड पॉइंट, वो भी आगे समझो यहाँ पे, तो ये याद रखो। और मोबिलिटी, मोबिलिटी अब सेमीकंडक्टर में काम आएगी, यानी वो कितना इजीली फ्रीली मूव हो सकते हैं उस कंडक्टर के अंदर, उसको बोलेंगे मोबिलिटी। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन मोबिलिटी। जो कंडक्टिविटी है थ्रू सॉलिड, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बोल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन मोबिलिटी। मेन तो ये तीन चीजें। फिर अगर कंडक्टर में कुछ डिफेक्ट है क्या, उस पर भी डिपेंड करें। तो अभी फिलहाल ये याद रखो। अब उसके बाद इंसुलेटर्स लेंगे और फिर सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स के एग्जांपल है मेटल्स, मेटल्स में सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड एक्सेट्रा, जो भी याद है वो लिख लो, देख लो एक बार। तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू सॉलिड्स। तो सॉलिड में हमने पहले लिया कंडक्टर, अब हम लिक्विड नहीं लेने वाले हैं ना, गैस लेने वाले, हम सॉलिड ही लेंगे। तो इंसुलेटर भी सॉलिड है, कंडक्टर भी सॉलिड है और सेमीकंडक्टर्स भी सॉलिड ही लेंगे हम लोग। देख लो, तो ये आप लोगों को 11th में देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स में लिया हुआ है। कंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये है चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये है चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता, तो हमने उसको लिखा था पीटीसी, और सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव है एनटीसी। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पूरा दिया है, उसमें देख लेना आप लोग। इसका एक्सप्लेनेशन अब ये चैप्टर में हो जाए कि क्यों यहाँ अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्यों टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, वो हम ये चैप्टर में सेमीकंडक्टर में स्टडी करने वाले हैं। अभी तुम जस्ट बेसिक ले रहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू सॉलिड्स। तो इतने पॉइंट्स याद रखो, नोट डाउन कर लेना। तो फिर से बोल रहा कि अगर आप लोगों को 11th की टेक्स्ट बुक में मिलेगा, ये है वैसे शॉर्ट में, अगर आप लोगों को देखना है तो ये ग्राफ वहाँ एक्सप्लेन किया है मैंने लोगों ने। 11th का वीडियोस डाले हैं यूट्यूब पे, सर्च करना इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, उसमें मिल जाएगा। तो ये ग्राफ मैं फिर से बना, ये हटा देते हैं, ये ग्राफ वापस से बनाते हैं, सिर्फ लेबलिंग कर रहे हैं। ये है टेम्परेचर, ये है रेजिस्टेंस। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। यहां पे देखो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, यहां रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, अगर किसी ने दूसरा बोल दिया, जैसे ऐसे भी ग्राफ बना सकते हैं, टेम्परेचर कंडक्टिविटी, ये वाला ये लिख रहे हैं, या ये यहाँ पे कंडक्टिविटी, इसके लिए लिख रहे हैं यहाँ पे सी कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो डेफिनेटली कंडक्टिविटी क्या होंगी, डिक्रीज। ठीक है, अभी तक कंडक्टिविटी, टेम्परेचर, फिर से देखो, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब रेजिस्टेंस बढ़ा मतलब कंडक्टिविटी, यानी कंडक्ट करने की एबिलिटी जो है, कंडक्टिविटी सी से डिनोट किया यहाँ पे, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। यहाँ टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। ये ग्राफ याद रखना, ग्राफ के साथ मिक्स मत करना। तो ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर का ग्राफ है। कंडक्टर में एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई है टेम्परेचर के साथ। सेमीकंडक्टर में एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। अब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा मतलब कंडक्टिविटी क्या हो रही, इंक्रीज। तो ये थोड़ा सा याद रखो। फिर से बोला, अगर आप लोगों को देखना है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, वीडियो में आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया हुआ मिल जाएगा, और ये ग्राफ एक्सप्लेन किया है, ये दो ग्राफ नहीं है, फिर भी देख सकते हैं आप। ये हो गया हमारा कंडक्टर्स। याद रखो अप्रोक्सीमेटली 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं पर मीटर क्यूब। दे आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद हम लोग लेंगे इंसुलेटर्स। अच्छा एक बार मिटा देता हूं।
अब देखो, सेकेंड इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स एग्जाम्पल है ग्लास, वुड, रबर एक्सेट्रा। ठीक है, तो इंसुलेटर अप्रोक्सीमेटली कंटेन नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अपन लिखना चाहे तो एक जस्ट याद रखो 10⁻⁻23 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, जबकि -23 है, जबकि कंडक्टर का हम लोगों ने लिखा था 10⁻28 लार्ज नंबर। तो यहाँ हम कंसीडर कर सकते हैं 0 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, यानी नहीं के बराबर है, 0 समझो। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में क्या हुआ 11 की, वहां पे उन्होंने +23 लिख दिया है, तो +23 यानी बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो -23 है वहां पे, याद रखना। तो इंसुलेटर कंटेन नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा ही बोलेंगे हम लोग, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, so its electrical conductivity is 0, it does not conduct electricity। इंसुलेटर का बस इतना याद रखना है हम लोग। 11th की टेक्निक में ये वाला देख लेना, उन्होंने +23 लिखा है, बट एक्चुअल में वो होना चाहिए -23। तो याद रखो, ग्लास, वुड, रबर एक्सेट्रा आर द insulators, they contain no free electrons। ये याद रखने के लिए है, 10⁻⁻23 है, मतलब 0.00023 फिर आगे 1 आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं समझो, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर चार्ज कैरियर ही नहीं है तो करंट कंडक्ट ही नहीं होगा, कंडक्ट नहीं होगा, इसलिए कंडक्टिविटी 0। अब हम चलेंगे इंसुलेटर्स, सॉरी सेमीकंडक्टर्स पे, जो हमारा मेन चैप्टर है। तो इसको मिटा देते, अपने चैप्टर पे चलते, ये भी हटा देते, अगले दिन पे आएंगे हम अपने सेमीकंडक्टर्स। अब देखो सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये कंडक्टर सिग्मा फॉर सेमीकंडक्टर एंड सिग्मा फॉर इंसुलेटर। ठीक है, सो कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है कंडक्टर की, उससे कम सेमीकंडक्टर और सबसे कम इंसुलेटर की। ठीक है, सो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, जो कंडक्ट करने की एबिलिटी है ऑफ सेमीकंडक्टर, लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इट लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। एग्जांपल तो हम लोग लिखेंगे, अभी 3 टाइप के सेमीकंडक्टर्स है वो बता दें, तो याद रखो ये, the conductivity of semiconductor lies between conductor and insulator, यानी वो एकदम गुड कंडक्टर भी नहीं है, कंडक्टर्स या मेटल्स जैसे, और इंसुलेटर्स भी नहीं है। और इनकी जो कंडक्टिविटी है, जैसे कंडक्टर में है, आप अगर कॉपर ले लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर यहाँ सिग्मा में हम लोग जो चार्ज कैरियर है वो हम लोग कंट्रोल करेंगे इसमें, सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में हम लोग उसकी कंडक्टिविटी को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं या थोड़ा कम भी कर सकते हैं, तो ये हम लोग कंट्रोल करने वाले हैं। इसीलिए इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, अपने मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में, टेलीविजन में आजकल जो चिप आते हैं सब सेमीकंडक्टर चिप है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आगे। तो याद रखो, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो एकदम गुड कंडक्टर भी नहीं है और इंसुलेटर्स भी नहीं है, their conductivity lies somewhere between conductor and insulator। और इसकी कंडक्टिविटी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम डिटेल में ये चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। चार्ज कैरियर कैसे कंट्रोल करेंगे हम लोग, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं उसकी कंडक्टिविटी को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो नंबर ऑफ 3 टाइप के सेमीकंडक्टर है, उसमें उनके एग्जांपल्स भी आ जाएंगे। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर,
यानी प्योर एलिमेंट है, सिंगल है, मतलब 2-3 एलिमेंट मिलके नहीं बनाए हैं, सिंगल है, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। बेसिकली हम इन दोनों को स्टडी करेंगे, और भी है, ये देख लो। तो एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग सेमीकंडक्टर्स। तो याद रखना, कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, एंड द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी कंट्रोल्ड बाय अस। अपन उसको कंट्रोल कर सकते, कैसे कंट्रोल कर सकते वो इसके बाद देखेंगे हम लोग। उसके बाद है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स यूज करके हम लोग सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे। फर्स्ट है समझो जिंक सल्फाइड, एग्जांपल याद रखो जिंक सल्फाइड। और ये फ्लोरोसेंट मटेरियल है, पहले भी हुआ है अब लोगों का जिंक सल्फाइड। कैडमियम सल्फाइड, तो ये याद रखो, ये हो गए कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर का मतलब होता 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स यूज किए, ये नहीं ये सिर्फ एलिमेंट। सेमीकंडक्टर जर्मेनियम सिलिकॉन नहीं यूज हुआ है, तो सब वैसे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, ये सिंगल एलिमेंट है जर्मेनियम, इसमें कोई दूसरा एलिमेंट यूज नहीं है। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है। कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा दूसरे एलिमेंट्स मिलके सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, एग्जांपल है जिंक सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड। बेसिकली यही 2 टाइप अपने लिए काम के हैं। तीसरा जो टाइप है वो न्यू है, उसमें ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, इन दोनों की एप्लीकेशंस है अपने को, ये एग्जांपल याद रखना। नाउ थर्ड इज ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। ये पॉलीमर जैसा है, पॉलीमर जैसा, देख नाम में आ ही जाएगा एग्जांपल में। पॉली पॉली POLYANILINE, पॉलीएनिलीन, पॉलीएनिलीन, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल याद रखो, ये अपने काम का नहीं है, ये न्यू है, इसके ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं। तो 3 टाइप के सेमीकंडक्टर है, याद रखो। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जिसमें सिंगल एलिमेंट्स है, यानी पूरा क्रिस्टल सब जर्मेनियम है, या पूरा क्रिस्टल सिर्फ सिलिकॉन है, सब सिलिकॉन से बना हुआ है, तो वो है, ये मेन है, ये जो अपन स्टडी करने वाले पहले। फिर कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी है, जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड। कंपाउंड का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके वो सेमीकंडक्टर बनाए हैं। और ये है ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, पॉलीमर से बना हुआ है, पॉलीएनिलीन, ये एग्जांपल याद रखें। आगे चलते हैं, देखो करें। तो इनके तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है, इंडस्ट्रियल भी है, अप्लायंस बताया उसमें भी है, इसके भी एप्लीकेशंस है एलईडी वगैरह में, पर इनके एप्लीकेशंस नहीं है अभी, क्योंकि ये न्यू रिसर्च चल रहा है इसमें समझो, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स पे, तो इसके ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है। देखो यही 2 काम आएंगे, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जर्मेनियम सिलिकॉन, कंपाउंड सेमीकंडक्टर जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड एक्सेट्रा, और वो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर पॉलीएनिलीन। तो याद रखना, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मींस कंडक्टर भी नहीं है और इंसुलेटर भी नहीं है, और उनकी कंडक्टिविटी को हम लोग कंट्रोल कर सकते अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसीलिए दे हैव लार्ज एप्लीकेशन। आप लोग देख लो, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन, सब जगह चिप यूज होते, वो सेमीकंडक्टर चिप्स रहते, एलईडी सेमीकंडक्टर है, तो बहुत जगह सेमीकंडक्टर्स के एप्लीकेशन आने लग गए। तो ये 2 मेन अपने काम के, ये सिर्फ याद रखो 3 टाइप के है करके, देख लो एक बार। तो अभी जो हम लोगों ने देखा है वो हम लोगों ने देखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर डिपेंडिंग ऑन देयर कंडक्टिविटी, कि कितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं है उसके हिसाब से।
अब हम उनका डिस्टिंग्विश बिटवीन देखेंगे बैंड थ्योरी के हिसाब से। तो बैंड थ्योरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। वो देखते हैं, ये मिटा देते पहले, फिर बैंड थ्योरी पे चलेंगे। देख, अब हम लोग लेते हैं बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। तो अभी हमने तीनों का इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का डिफरेंस देखा है डिपेंडिंग ऑन देयर कंडक्टिविटी। अब हम देखेंगे उनके बीच में का डिफरेंस बैंड थ्योरी के हिसाब से। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है बेटा एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, वो याद रखो। सिंगल अगर एटम है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व हो रहा। अगर हम एनर्जी की डायग्राम बनाएं तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमने ऐसा बनाया था, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ऑर्बिट में कितनी -13.6 डिवाइडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लाइमैन सीरीज, बार्गर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, स्टीफन सीरीज में बताया था, ये ऑर्बिट नंबर है। तो इनको बोलते हैं, ये बैंड थ्योरी है। जब सिंगल एटम कंसीडर करते हैं तो उसको बोलते हैं एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल्स है। फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ऑर्बिट में है तो -13.6 डिवाइडेड बाय 4। थर्ड ऑर्बिट में है तो -13.6 डिवाइडेड बाय 9 एंड सो ऑन। ये हमने लिया है फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये सब ठीक है। तो ये एज ऑफ द न्यूक्लियस बोलते हैं। यहाँ से चलोगे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, सर्कल बना सकते हैं अपन थोड़ा, पर ऐसे ही रखो। अगर कोई भी आउटर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे होंगे तो लाइमैन सीरीज, अगर सेकंड ऑर्बिट में आ रहे होंगे तो बार्गर सीरीज एंड सो ऑन। वो अपन ने लिया है, इनको बोलते हैं एनर्जी लेवल। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाई थी, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो कब, जब वो सिंगल कंसीडर करेंगे, सिंगल एटम कंसीडर करेंगे। अगर हम ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं, यानी सब्सटेंस कंसीडर कर रहे हैं जिसमें आजू बाजू में और बहुत सारे एटम्स हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ इस न्यूक्लियस का इंफ्लुएंस नहीं है, इस न्यूक्लियस का भी इंफ्लुएंस रहेगा, इसका भी इंफ्लुएंस रहेगा, और यहाँ पे जो बाजू में होंगे दूसरी न्यूक्लियस और एटम, उनके भी इंफ्लुएंस है। तो उस टाइम पे ये जो एनर्जी लेवल है वो चेंज हो जाएंगे, यानी अब ऐसे रहेंगे। इस रेंज में अगर एनर्जी है, जैसे 13.6 है या फिर माइनस है समझो, तो ये -10.6 ले सकते हैं। इस रेंज में, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, इस रेंज में अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है तो वो कौन से ऑर्बिट में रहेगा, फर्स्ट। अब ये एनर्जी लेवल नहीं है, ये बैंड बन गया, बैंड। अब सेकंड ऑर्बिट के लिए उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए ये रेंज में एनर्जी होनी चाहिए। जब हमने लेवल के लिए डायग्राम बनाई थी तो हमने न्यूक्लियस एक और एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया था, आजू बाजू में कोई दूसरे एटम कंसीडर नहीं किए थे, सिंगल एटम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम। अब अगर हम पूरा सब्सटेंस कंसीडर करें जिसमें आजू बाजू में दूसरे भी एटम्स है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे बाकी वाले न्यूक्लियस जो आजू बाजू में है उनका भी इफेक्ट रहेगा। तो अब एनर्जी लेवल यानी फिक्स एनर्जी की जगह एक रेंज ऑफ एनर्जी रहेगी। अगर उस रेंज में उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा, इस रेंज में एनर्जी है तो वो सेकंड ऑर्बिट में रहेगा, इस रेंज में एनर्जी है तो वो थर्ड ऑर्बिट में रहेगा। तो सिंगल एनर्जी लेवल्स नहीं रहेंगे। अब जब हम ग्रुप में कंसीडर करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स एक साथ में सब्सटेंस कंसीडर करेंगे, तो बैंड थ्योरी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये बैंड, ये बैंड, ये बैंड, ठीक है। अब कौन से बैंड इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। अब एनर्जी लेवल डायग्राम खत्म, अब बैंड थ्योरी लगने लग जाएंगे, ठीक है। आगे ले रहे हैं, उसको ध्यान देना। 3 बैंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पे वो बता देता हूं। देखो इसको मिटा रहे हैं, तो याद रखना एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग कब बनाएंगे, जब सिंगल एटम हम कंसीडर करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के पास फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए बनाया था फर्स्ट ऑर्बिट में
-13.6, सेकेंड ऑर्बिट में -13.6 डिवाइडेड बाय 4 एंड सो ऑन। बट अगर उसके बाजू में दूसरे एटम्स यानी सब्सटेंस पूरा कंसीडर करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स एक साथ में, तो फिर बाकी न्यूक्लियस का भी उस इलेक्ट्रॉन पे इंफ्लुएंस रहेगा। तो अब हम लेंगे बैंड थ्योरी। तो इसमें 3 बैंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहले वो समझ लीजिए। वैलेंस बैंड, सेकेंड इज कंडक्शन बैंड, तीसरा बाद में देखेंगे, पहले ये दो देख लो, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो 2 टाइप के बैंड है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब समझ लो क्या है। ये समझो है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकेंड ऑर्बिट, ये है थर्ड ऑर्बिट, ये है एज ऑफ द न्यूक्लियस यहाँ। ठीक है, अब जब हमने पहले बनाया था तो हमने सिंगल लाइंस बनाए थे, याद रखो, और वो लाइंस एनर्जी लेवल डायग्राम कब यूज करेंगे हम, जब सिंगल एटम है। यहाँ हम लोग एक रेंज बता रहे हैं कि इतनी रेंज में अगर एनर्जी है तो वो कौन से ऑर्बिट में होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में। इतनी रेंज में एनर्जी है तो सेकेंड ऑर्बिट में, और इतनी रेंज में है तो थर्ड ऑर्बिट में। ठीक है, तो अब बहुत सारे एटम्स एक साथ में है, तो एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उस पे बाजू वाले जो एटम्स है उनके भी न्यूक्लियस का थोड़ा बहुत इंफ्लुएंस रहेगा, इसीलिए एनर्जी लेवल की जगह एनर्जी बैंड्स लिए हैं हम लोग। देखो, अब सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है, और हम लोग लिखते हैं उसको 281। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिल्ड, इसको रेड से बना देते हैं। ये वाला ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिल्ड। नाउ थर्ड ऑर्बिट इज पार्शियली फिल्ड। यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट पार्शियली फिल्ड है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो ये बैंड है हमारा वैलेंस बैंड। उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। देखिए, थर्ड ऑर्बिट में अगर हम हाइड्रोजन एटम कंसीडर करें तो एनर्जी एक्चुअल कितनी लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 9, पर यहाँ हम नंबर ऑफ एटम्स एक साथ में ले रहे हैं, तो ये नहीं। अब ये रेंज ऑफ एनर्जी है, समझो सोडियम का जैसे एग्जांपल लिया, फर्स्ट ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिल्ड, 2 सेकंड ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिल्ड, थर्ड ऑर्बिट इज पार्शियली फिल्ड, और ये लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द रेंज ऑफ एनर्जी यानी कितनी एनर्जी, यानी यहाँ पे कोई नंबर होगा, समझो ग्राफ के जैसा बनाते हैं, यहाँ लिखिए 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं। तो 5 से 6 के बीच में अगर उसके पास एनर्जी है तो वो कौन से ऑर्बिट में होगा, थर्ड ऑर्बिट में। 3 to 4 के बीच में एनर्जी है तो वो ये। अब नंबर्स है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इसे पता रखा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट हमारा कौन सा ऑर्बिट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहां है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड द एनर्जी, रेंज ऑफ एनर्जी possessed by that electron is called valence band. It is called valence band. देखो एक बार definition लिख लेना वहां। The range of energy possessed by valence electron is called valence band. उसको बोलेंगे valence band। यहां से यहां तक इतनी रेंज में अगर एनर्जी है तो वो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में रहेगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिलहाल के लिए वही है, किसी और के लिए सेकेंड ऑर्बिट भी वैलेंस ऑर्बिट हो सकता है, किसी के लिए फोर्थ भी हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमारे लिए जो थर्ड ऑर्बिट है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट। तो दैट इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड द रेंज ऑफ एनर्जी possessed by that electron is called valence band। ये हमारा पहला बैंड हो गया वैलेंस बैंड। देखो ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कंडक्शन बैंड।
तो याद रखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सबसे लूजली बाउंडेड रहता है न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। नाउ दिस बैंड इज कंडक्शन बैंड, ये हमारा कंडक्शन बैंड है। व्हाट इज कंडक्शन बैंड? अब यहां जो इलेक्ट्रॉन है, यहां बता देते हैं, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट और ये हमारा वैलेंस ऑर्बिट यानी थर्ड ऑर्बिट जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसको सफिशिएंट एनर्जी दे दे, इतनी एनर्जी कि वो फ्री हो जाए, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो गया, अब उस मटेरियल में वो कहीं पे भी घूम सकता। तो अगर इतनी एनर्जी अपन दे दे, इस रेंज में एनर्जी दे दे, तो वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फ्री। वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री। यानी इसीलिए उसको बोल रहे हैं कंडक्शन बैंड। यहां पे इतनी एनर्जी दे दो, यहां तक तो वो बाउंडेड है। अगर उस इलेक्ट्रॉन को, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसके पास वैलेंस बैंड में जो एनर्जी है वो है, अब उससे उसको और ज्यादा एनर्जी दे दो सच दैट कि वो फ्री हो जाए। याद रखना है इन दोनों में से हम लोग फ्री नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि दे आर टाइटली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप लोग आराम से फ्री कर सकते हैं, ठीक है। नाउ या इन दोनों इलेक्ट्रॉन, इन ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनसे ज्यादा कम एनर्जी में इसको फ्री कर सकते हैं। उससे कम एनर्जी भी देंगे तो ये फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। नाउ उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देंगे और उसको फ्री कर देंगे। फ्री कर देंगे मींस दे इट इज नाउ नॉट बाउंडेड विद इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इट इज नाउ नॉट बाउंडेड विद न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री। तो अब हम बोलेंगे उसके पास इतनी एनर्जी है और उस बैंड को बोलेंगे कंडक्शन बैंड। यहां पे याद रखना कंडक्शन बैंड का मतलब ये नहीं है कि वो न्यूक्लियस के साथ अभी भी बाउंडेड है। कंडक्शन बैंड का मतलब हो गया कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? न्यूक्लियस से बाहर, उसकी रेंज से बाहर, यानी वो फ्री हो गया। जैसे कंडक्टर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है जो निकल के फ्री हो गए। अब वो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड नहीं है, वो पूरे कंडक्टर में कहीं पे भी घूम सकते हैं। तो उनके पास जो रेंज ऑफ एनर्जी है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। दैट एनर्जी इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो फिर से सुनना, रेंज ऑफ एनर्जी possessed by a valence electron is called valence band. The range of energy possessed by free electron, which is free to move anywhere inside that material, it is called conduction band. उसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। यानी आप इतनी एनर्जी दे देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। देखिए दो बैंड हो गए, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड मतलब वो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड नहीं है, अब वो फ्री हो गया। नाउ दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। ना याद रखना, एक बार फिर से मैं डेफिनेशन बता दूंगा। तो हमारे दो मेन बैंड्स हो गए, वैलेंस बैंड व्हिच इज पार्शियली फिल्ड एंड ये है कंडक्शन बैंड, जहां इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होने के बाद जाएगा, यानी वो फ्री हो गया, न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड नहीं है, वो कंडक्ट करेगा। इट कैन मूव एनीवेयर इनसाइड दैट मटेरियल, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। मैं एक बार फिर से डेफिनेशन बताता, देखो। तो ये जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल लिया है, यहाँ कोई दूसरा भी एग्जांपल हो सकता था। तो कोई तीसरा भी हो सकता, चौथा भी ऑर्बिट वैलेंस बैंड हो सकता, पांचवा भी ऑर्बिट वैलेंस बैंड हो सकता। और पांचवें ऑर्बिट से भी अगर आप इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देंगे तो वो कौन से बैंड में चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। अभी फिलहाल हमारे लिए थर्ड ऑर्बिट वैलेंस बैंड है, यहां तक एनर्जी दे देंगे, यानी इतनी एनर्जी अगर देंगे, आगे बढ़ेंगे, एनर्जी बढ़ा दिए तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। फ्री भी कहीं पे भी मूव हो सकता, उस रेंज को, उसके पास जितनी एनर्जी है उस रेंज को बोल रहे हैं हम लोग कंडक्शन बैंड। देखो ये दो नोट डाउन करो, फिर से एक बार डेफिनेशन बताता फिर आगे चलो। तो समझना ध्यान से, हाँ क्या बोल रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जब वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके पास जितनी एनर्जी है फिलहाल, दैट रेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। फिर से एक बार डेफिनेशन सुन लेना और लिख लेना। द एनर्जी पोजेस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द रेंज ऑफ एनर्जी यानी यहां से यहां तक, the range of energy possessed by a valence electron is called valence band. The range of energy possessed by free electron, free हो गया इलेक्ट्रॉन,
वो फ्री हो गया, हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था उसको एनर्जी दे दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी दे दिया, अब वो फ्री हो गया वहां से, तो वो अब पूरे मटेरियल में कहीं पे भी घूम सकता, दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्री इलेक्ट्रॉन। द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, अब हम उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे तो वो हायर ऑर्बिट हायर ऑर्बिट हायर ऑर्बिट, और अगर उसको इतनी ज्यादा एनर्जी दे दे कि वो न्यूक्लियस के बाइंडिंग से फ्री हो जाए तो उस एनर्जी को बोलेंगे कंडक्शन बैंड। देखो अब थर्ड है एनर्जी गैप और इट इज ऑल्सो नोन एज बैंड गैप। तो इन दो बैंड्स, ये दो बैंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। इन दो बैंड के बीच में जो गैप है, ये जो गैप है इसको बोलते हैं एनर्जी गैप या बैंड गैप, इन दो बैंड के बीच में गैप। सो द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप या बैंड गैप। ये गैप डिसाइड करेंगे कि वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को थोड़ी भी एनर्जी मिल जाए यहां से और वो फ्री हो गया तो वो समझो कंडक्टर हो गया। अब अगर ये गैप ज्यादा है, मतलब आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, और आप उतनी ज्यादा एनर्जी दे ही नहीं सकते, समझो गैप ज्यादा है यानी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी आपको यहां से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, तो दैट इज इंसुलेटर। तो ये जो बैंड गैप है वो डिसाइड करेंगी कि कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। तो एनर्जी गैप, इन दोनों के बीच में की जो गैप है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है, दैट एनर्जी गैप और बैंड गैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल डिसाइड, दैट गैप विल डिसाइड कि इट इज एन इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस वी आर गोइंग टू डिवाइड कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इनको हम अलग अलग स्टडी करेंगे, फिर बाद में पूरा हमारे को सेमीकंडक्टर ही है। तो एक बार ये देख लो, नोट डाउन कर लो। तो फिर से इसकी डेफिनेशन सुनो, वैलेंस बैंड, द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ठीक है, द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड बैंड गैप या एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप जितनी ज्यादा रहेगी मटेरियल इंसुलेटर की तरफ जाएगा, गैप जितनी कम रहेगी मटेरियल कंडक्टर की तरफ रहेगा या सेमीकंडक्टर की तरफ रहेगा। वो हम लोग डिटेल में देखते बाद में, पहले इतना स्टडी कर लो। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके वो फ्री होगा, तो डेफिनेटली वो इंसुलेटर है। अगर थोड़ी भी एनर्जी मिल गई और फटाक से फ्री हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला गया यानी कंडक्टर में फ्री घूम सकेगा कहीं पे भी, तो वो कंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर का उन दोनों के बीच में रहेगी गैप, इंसुलेटर में बहुत ज्यादा, सेमीकंडक्टर में ये गैप थोड़ी सी कम रहेगी। अब आगे हम स्टडी करेंगे डिटेल में, देखो। तो तीन बैंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हीं बैंड्स के ऊपर अब हम आगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का स्टडी करेंगे। मेन ये एनर्जी गैप इन दोनों के बीच में देखो एक बार, फिर आगे चलो। तो एक बार आप ये देखते रहो, नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार जस्ट शॉर्ट में ये मैं वापस आप लोगों को बता दूंगा, और फिर हम लोग इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बीच में ये गैप कितनी रहेगी तो कंडक्टर है, गैप कितनी रहेगी तो इंसुलेटर है, और गैप कितनी रहेगी तो सेमीकंडक्टर है, वो हम देखेंगे। फिर से बता रहा, अगर गैप बहुत ज्यादा है यानी मतलब ये होगा कि आप लोगों को फ्री करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन कम फ्री होंगे, तो कम फ्री होंगे तो सेमीकंडक्टर में हो सकता है, या फ्री ही नहीं होंगे, गैप बहुत ज्यादा है तो इंसुलेटर में चला जाएगा, और गैप बहुत ही कम है, थोड़ी भी एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो वो हमारा कंडक्टर बन गया। तो अब ये गैप पे डिसाइडेड है सब, ये गैप कितनी है, तो एनर्जी गैप या बैंड गैप पर से डिसाइड होगा कि वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। तो एक बार लास्ट डेफिनेशन सुन लो वापस से, वैलेंस बैंड, द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय एन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड, द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय एन फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री हो गया कहीं पे भी घूम सकता हो, न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड नहीं है, दैट बैंड, that energy is called conduction band. Energy gap या band gap, the difference of energy between the valence band and conduction band, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है
दैट इज कॉल्ड एनर्जी गैप या बैंड गैप। ये डिसाइड करेंगी कि जो हम मटेरियल ले रहे हैं वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। तो इस गैप के हिसाब से हम लोग जो लेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वहां मैं शॉर्ट में तीनों वापस से बता दूंगा और फिर हम इस गैप के हिसाब से इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का डिस्टिंग्विश बिटवीन देखेंगे। ये नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट वीडियो में आगे का कंटिन्यू करेंगे।